8 जुलाई सन 1962, हवाई। उस दिन रात के आसमान में लोगों को बहुत अजीब चीज देखने को मिली। मानव इतिहास में ऐसे अरोराज कभी नहीं देखे गए थे, क्योंकि शायद ये अरोराज मैन मेड थे। उस दिन हर तरफ एक अजीब सा तनाव था। एन ब्लास्ट टुनाइट मे बी डेजलिंग, गुड व्यूज लाइकली। हर तरफ कुछ ऐसी ही खबरें छप रही थी। लोगों को पता था कि आज एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला है। समय अपनी रफ्तार से चलता गया। रात के करीब 11 बजे से 9 सेकंड बाद आसमान में एक अजीब सी फ्लैश ने पूरे इलाके में इतनी रोशनी कर दी कि ऐसा लगा मानो दिन हो गया हो। धीरे धीरे वो ग्लो हरे, फिर पीले और फिर पीले से केसरी रंग में बदल गया। देखने वाले इस नजारे को देखकर डर गए। फिर अचानक आसमान एकदम लाल हो गया। अमेरिका ने जस्ट अभी अभी एक थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट किया, जो कि हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से करीब 100 गुना से भी ज्यादा ताकतवर था। मार्शल आइलैंड्स और हवाई के बीच यूएसए की एक इनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी है, जॉन्सटन एटॉल। यहाँ से मिसाइल लॉन्च की गई, जो इस बॉम्ब को धरती की सरफेस से करीब 250 मील ऊपर ले गई। ये ऊंचाई लो अर्थ ऑर्बिट की है, जहां आज हमारे मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स देखने को मिल जाते हैं। 250 मील ऊपर ये थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। ये अमेरिकी मिशन था स्टारफिश प्राइम, लेकिन ये पहली और आखिरी बार नहीं था जब अमेरिका या सोवियत यूनियन ने स्पेस में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए थे। सन 1958 से सन 1962 तक 1 दर्जन से भी ज्यादा ऐसे टेस्ट किए जा चुके थे, लेकिन इस बार का टेस्ट सबसे बड़ा और खतरनाक था। इस ब्लास्ट ने पैसिफिक ओशन के ऊपर इतना बड़ा पावर सर्ज जनरेट किया था कि ओआहू आइलैंड पर करीब 300 स्ट्रीट लाइट्स बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। उस समय ऑर्बिट में मौजूद करीब 2 दर्जन सैटेलाइट्स में से 1/3 एक ही झटके में खराब हो गई। स्टारफिश प्राइम ब्लास्ट ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि हमें स्पेस में न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट क्यों नहीं करने चाहिए। इस खतरनाक टेस्ट के खतरनाक परिणामों को देखकर करीब 5 साल बाद सन 1967 में यूएसए और सोवियत यूनियन ने आउटर स्पेस ट्रीटी को साइन किया, जो कि स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट, स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स प्लेस करने या फिर ऐसे किसी भी वेपन को स्पेस में प्लेस करने से रोकती है जो मानव जाति के लिए खतरा हो, जिनसे हमारे ऑर्बिट में मास डिस्ट्रक्शन हो। ऐसा कोई भी हथियार स्पेस में नहीं जाएगा। लेकिन आज अगर कोई परमाणु बम स्पेस में एक्सप्लोड होता है तो उसका हमारे जीवन और पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा? क्या समूची पृथ्वी नष्ट हो जाएगी? जानेंगे आज के इस वीडियो में। हमारी अर्थ के ऑर्बिट में आखिरी न्यूक्लियर डेटोनेशन को आज 6 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं। अगर ग्लोब पर एक नजर डाली जाए तो आज सभी पावरफुल देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। जमीन पर कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। कई देश आपस में युद्ध कर रहे हैं। कई बार टेंशन्स इतनी बढ़ जाती हैं कि देश न्यूक्लियर वॉर की धमकी तक दे डालते हैं। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि आज की इस दुनिया में कुछ सनकी लोगों के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जिनके सिर्फ एक बटन दबाने से ही पूरी दुनिया किसी युद्ध के मैदान में तब्दील हो सकती है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये चेतावनी दी है कि शायद रशिया स्पेस में न्यूक्स भेज सकता है। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐसे खतरनाक हथियारों पर बैन लगाने के लिए एक रेजोल्यूशन सामने रखा तो रशिया ने भी वोट किया था। वहीं कुछ यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि हाल ही में ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि स्पेस में आज के समय कोई न्यूक्लियर हथियार मौजूद नहीं है। हालांकि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, और चिंताजनक बात तो ये है कि आज के परमाणु हथियार पहले के स्टारफिश प्राइम से कहीं ज्यादा विनाशकारी हैं। वहीं अगर धरती पर देखा जाए तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को हमने बहुत गहराई से स्टडी किया है। एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से होने वाली कैटास्ट्रोफी को हमने क्रोनोलॉजिकली वेल डॉक्यूमेंट भी किया है। सबसे पहले एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद एक इनिशियल फायरबॉल बनती है, जो अपने दायरे में आने वाली सभी चीजों को इंस्टेंटली वेपोराइज कर देती है। इसके बाद एक शॉक वेव आती है, जो एयर प्रेशर में अचानक आने वाले बदलाव की वजह से बेहद खतरनाक रूप ले लेती है और एक बड़े एरिया में बिल्डिंग्स को तबाह कर देती है
और आगजनी भी कर देती है। और फाइनली हमें देखने को मिलता है आइकॉनिक मशरूम क्लाउड। इसके बाद एटमॉस्फेयर से रेडियोएक्टिव मटेरियल नीचे गिरता है, जो कुछ मिनटों से लेकर दशकों में इंसानों की जान लेता रहता है। तो ये है धरती पर होने वाले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की क्रोनोलॉजी। लेकिन स्पेस में ये एक्सप्लोजन बिल्कुल अलग होते हैं। वहां कोई फायरबॉल नहीं होती, न शॉक वेव और न ही मशरूम क्लाउड। स्पेस में जाते ही एक न्यूक्लियर बॉम्ब पूरी तरह से बदल जाता है। स्पेस में ये बॉम्ब अपनी पूरी पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में रिलीज कर देता है, जिसमें डेडली गामा रेज और एक्स रेज भी शामिल हैं। इनसे मास डिस्ट्रक्शन की 3 वेव्स निकलती हैं। पहली, एक बहुत बड़ी फ्लैश। रेडिएशन की ये फ्लैश इतनी ज्यादा एनर्जी कैरी करती है कि इसके आसपास के इलाके में आने वाली सैटेलाइट्स इमीडिएटली रेडिएशन ओवरडोज की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसके बाद दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, या फिर आप इसे EMP एक्स रेज भी कह सकते हैं, जो इस एक्सप्लोजन से रिलीज होगी और अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर से टकरा जाएगी। कॉम्पटन स्कैटरिंग फिनोमिनन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्लोजन से निकले दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के साथ मिलकर धरती के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर ट्रेवल करने लगेंगे, जिससे हमें मैन मेड लेकिन स्पेक्टेकुलर अरोरास देखने को मिलेंगे, जैसा कि स्टारफिश प्राइम के दौरान हवाई में देखने को मिले थे। ये तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के साइज और ऊंचाई पर डिपेंड करता है कि EMP स्पेस और ग्राउंड पर कितनी तबाही मचाने वाली है। ये स्पेस में कुछ अनप्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब करने से लेकर पूरी धरती को ब्लैकआउट करने की ताकत रखते हैं। इस एक्सप्लोजन की तीसरी और आखिरी वेव जो होगी, एक तो उसका असर सबसे ज्यादा देर तक रहेगा और दूसरा वो सबसे खतरनाक साबित होगी। ये एक झटके में कोई तबाही नहीं करेगी, बल्कि ये धीरे धीरे महीनों या सालों तक स्पेस में एक हाई रेडिएशन जोन या फिर एक बेल्ट बना देगी, जिसके ओवरडोज से सैटेलाइट्स बहुत जल्दी खराब होने लगेंगे। हमारी धरती के और पास एक वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है, जहां रेडिएशन खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। बस यूं समझिए कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट स्पेस में एक आर्टिफिशियल वैन एलन रेडिएशन बेल्ट बना देगा, जिसमें हाई स्पीड चार्ज्ड पार्टिकल्स दौड़ रहे होंगे। इंजीनियर्स कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट उस बेल्ट के नजदीक भी जाए। ये एक्स्ट्रा रेडिएशन का डोज स्पेसक्राफ्ट के जीवन को छोटा कर देता है। सन 1962 में अमेरिका द्वारा किए गए थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन स्टारफिश प्राइम की रेडिएशन बेल्ट सालों तक बनी रही। इस दौरान इसने टेलस्टार नाम के एक सैटेलाइट को भी अपना निशाना बना लिया था। ये सैटेलाइट उस डेटोनेशन के महज एक दिन बाद ही लॉन्च हुआ था। रेडिएशन का एक्सपोजर नॉर्मल से 100 गुना से भी ज्यादा था, जिसने उसी महीने सैटेलाइट के ऑपरेशंस को सीज कर दिया और सैटेलाइट वहीं पर खराब हो गया। आज हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में करीब 10,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स घूम रही हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। हालांकि सैटेलाइट्स के बारे में ज्यादातर देश जानकारियां सीक्रेट ही रखते हैं, जिससे ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है कि क्या आज लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट्स इतने बड़े पैमाने पर रेडिएशन झेल सकती हैं या फिर नहीं। दिक्कत तो ये है कि हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये तबाही कितने बड़े लेवल पर हो सकती है। लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स इमीडिएटली ऑफलाइन हो जाएंगे। ये एक इमरजेंसी होगी, पूरी दुनिया हाई अलर्ट पर चली जाएगी। मोबाइल कम्युनिकेशन और यहाँ तक कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी बंद हो सकता है। फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पाएंगी। हजारों की तादाद में फ्लाइट्स ऊपर हवा में ही फंसी रह जाएंगी। जैसे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करने वाली स्टारलिंक की करीब 6,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में ही हैं। अगर इन सैटेलाइट्स को नुकसान होता है तो इस तबाही का स्केल बहुत बड़ा होगा। दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। ब्लास्ट की लोकेशन और इंटेंसिटी को देखते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चाइना के टिएंगोंग स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स एक बड़े खतरे में होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उनके क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब कर देगी, जिससे उनके स्पेसक्राफ्ट डेड हो जाएंगे और दूसरे ज़ॉम्बी बन चुके सैटेलाइट से भी उनको लगातार खतरा बना रहेगा कि कहीं वो उनसे टकरा न जाएं। यदि अगर कोई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं भी होती है तो भी रेडिएशन एक्सपोजर मिनटों या फिर कुछ घंटों
या फिर कुछ दिनों में उन एस्ट्रोनॉट्स की जान ले लेगा। धरती पर ब्लैकआउट की वजह से कोई रेस्क्यू मिशन भी अंजाम नहीं दिया जा सकेगा। अगर इतना सब कुछ नहीं भी होगा, हमारी बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स बची रहती है। हार्मफुल रेडिएशन को हमारा एटमॉस्फेयर अंदर आने नहीं देगा, लेकिन फिर भी इस ऑर्बिटल ब्लास्ट से जो ग्लोबल टेंशन जनरेट होगी वो किसी ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर को ट्रिगर कर सकती है। अभी कोई भी ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि रशिया वाकई में स्पेस में वेपन्स प्लेस करने के लिए सीरियस है या फिर नहीं। ये कोई अफवाह भी हो सकती है या कोई सीरियस सीक्रेट मिशन भी हो सकता है। हम यहाँ सिर्फ रशिया ही नहीं, यूएसए और चाइना की भी बात कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि ये सभी देश सीक्रेटली बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन देशों के पास स्पेस में डिप्लॉय करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स न हो। सीक्रेटली ऐसे वेपन्स इन सभी देशों के पास मौजूद हैं। बस ये सब सुपर पावर की आड़ में घात लगाकर बैठे हैं। यूएसए का कहना है कि रशिया सीक्रेटली कुछ तो ऐसा प्लान कर रहा है। वहीं रशिया और चाइना यूएसए पर ऐसा आरोप लगाते रहते हैं। रशिया ने जब से अपनी आईएसएस पार्टनरशिप को खत्म करने की अनाउंसमेंट की है, तब से ये थ्रेट और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन ह्यूमैनिटी इसके लिए अभी रेडी नहीं है। हम नहीं चाहते कि किसी एक इंसान की सनक की वजह से पूरी मानव जाति पर संकट मंडराने लगे। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही इंसान देख चुके हैं। इससे 100 गुना बड़े स्केल पर स्पेस में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हम सब को खत्म कर सकता है। इससे बड़ी मूर्खता शायद और कोई नहीं होगी। इस काले घने अंतरिक्ष में करोड़ों सालों से घूम रही इस धरती को हमेशा किसी विनाशकारी घटना का डर बना रहता है। घटना ऐसी जो कि इस ग्रह को और इस पर रहने वाले सभी जीवों को पूरी तरह से खत्म कर दे। ऐसी घटना एक एस्टेरॉयड का धरती से टकराना हो सकती है, या फिर कोई महामारी हो सकती है, या फिर कोई बड़ा युद्ध हो सकता है। धरती के अंत को लेकर हमेशा से ही कई सारी भविष्यवाणियां की जाती रही हैं। उनमें से अब तक कोई भी सच साबित नहीं हुई और आज भी ये ग्रह जैसे के तैसा जिंदा है। लेकिन 2024 को लेकर जो भविष्यवाणी सामने आ रही है वो किसी धर्म की किताबों से नहीं निकली और न ही उसे किसी भविष्यवक्ता ने लोगों को बताया है। ये भविष्यवाणी एक ऐसी घड़ी के आधार पर की गई है जो कि दुनिया भर में हो रही घटनाओं के डेटा के आधार पर आने वाले समय में इंसानी सभ्यता पर आने वाले खतरे का अनुमान लगाती है। इस घड़ी को कहा जाता है डूम्सडे क्लॉक। ऐसा माना जाता है कि जब भी इंसानी सभ्यता का अंत निकट होगा, इस घड़ी में उस समय 12 AM बज जाएंगे। और एक बार फिर इंटरनेट और न्यूज में ये घड़ी चर्चा में है, क्योंकि इस बार इस घड़ी में रात के 12 बजने में सिर्फ 90 सेकंड्स बाकी हैं। इस घड़ी के मुताबिक इंसानी सभ्यता का अंत बहुत ज्यादा निकट है। घड़ी में ऐसा क्या है जिससे ये पूरी दुनिया के अंत का अंदाजा लगा लेती है? दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम इंटरनेट पर चल रही इस खबर को पूरी गहराई से जानने वाले हैं और इस डूम्सडे क्लॉक की असलियत क्या है ये समझने वाले हैं। दुनिया के तबाह होने की भविष्यवाणियां कई बार की जाती रही हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही होती हैं जिनको लोग सीरियसली लेते हैं। 2012 में एक ऐसी ही भविष्यवाणी की गई थी जिसमें दिसंबर सन 2012 तक दुनिया के खत्म होने की बात की गई थी। इस भविष्यवाणी को लोगों ने इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया कि लोग समझने लगे थे कि अब उनका जीवन खत्म होगा। पूरी दुनिया में इस भविष्यवाणी के चर्चे थे और इस पर एक मूवी भी बनी थी जिसमें हमारे ग्रह को खत्म होते हुए दिखाया गया था। लेकिन 2012 को बीते एक दशक से भी ज्यादा होने को आया है और अभी तक हमारा ग्रह और हम जिंदा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी धरती सभी खतरों से मुक्त है। एक बार धरती के अंत की बात फिर से चर्चा में है। इसके हिसाब से धरती पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और ये खतरा है न्यूक्लियर वॉर का, एक परमाणु युद्ध जो कि सभी इंसानों और इस पूरे ग्रह को खत्म कर देगा। डूम्सडे क्लॉक ऐसे ही एक परमाणु युद्ध की प्रेडिक्शन करने के लिए बनाई गई थी। ये कोई डिवाइस या सॉफ्टवेयर नहीं है जो न्यूक्लियर वॉर की प्रेडिक्शन करता है। ये एक हाइपोथेटिकल क्लॉक है जिसमें दुनिया भर में चल रही उथल पुथल और राजनीतिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए एक टाइम सेट किया जाता है। ये टाइम 12 AM से जितना नजदीक होता जाएगा, ये हमारे लिए और हमारे ग्रह के लिए उतना ही खतरनाक माना जाएगा। दोस्तों, इस घड़ी के बारे में हमें विस्तार से जानने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। एक समय था जब बंदूकों और गोले बारूदों से युद्ध लड़े जाते थे। ये युद्ध कई लोगों की जान ले लेते थे। पहले विश्व युद्ध में करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन जरा एक ऐसे युद्ध के बारे में सोच कर देखिए
जो कि पूरी पॉपुलेशन को ही खत्म कर देगा। सोचकर ही डर लगता है, पर आने वाले कुछ सालों में बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है। पहले विश्व युद्ध में जो हथियार यूज किए गए थे वे कई सारे देशों और वहां की जनता के लिए बिल्कुल घातक साबित हुए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हथियार नहीं बना था जिससे पूरे ग्रह को और इंसानी सभ्यता को खतरा महसूस हो, जो हथियार एक बार में ही पूरे ग्रह को नष्ट करने की ताकत रखता हो। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से ही वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने की रेस शुरू हो गई थी। 1945 में अमेरिका ने सबसे पहले न्यूक्लियर बम बनाने में सफलता हासिल की। न्यूक्लियर बम इतना ज्यादा घातक साबित हो सकता है कि इसकी एक झलक जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के इंसान देख चुके थे, लेकिन इससे भी सबक नहीं लिया गया और न्यूक्लियर वेपन बनाने की रेस जारी रही। कोल्ड वॉर के समय ये रेस अपने चरम पर पहुंच गई, जहां सोवियत यूनियन और अमेरिका ने बहुत बड़ी संख्या में घातक न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करके रख लिए। ये न्यूक्लियर वेपन जापान पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से कई गुना ज्यादा विनाशकारी थे। आज के समय में पूरी दुनिया में 13,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। इनमें से अगर आधे भी उपयोग कर लिए गए तो इस ग्रह का क्या होगा, ये सोचने पर ही रूह कांप जाती है। जो चिंता हमें सता रही है वही चिंता सन 1940 में शिकागो एटॉमिक साइंटिस्ट नाम के एक रिसर्च ग्रुप को भी सता रही थी। इस ग्रुप में काम करने वाले कई सारे वैज्ञानिक मैनहट्टन प्रोजेक्ट का पार्ट रह चुके थे। इन वैज्ञानिकों ने हिरोशिमा और नागासाकी की घटना के बाद एक मैगजीन पब्लिश करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट। इस मैगजीन के कवर पर इस डूम्सडे क्लॉक को दिखाया जाता था। माइकल बेरेट नाम के एक डिजाइनर ने साल 2007 में इस क्लॉक को दोबारा से डिजाइन किया। इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो इस घड़ी में बजने वाले 24 बजे या फिर 12 मिडनाइट है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ ये डिसाइड करते हैं कि इस घड़ी का समय मिडनाइट से कितना पीछे रखा जाए। इसका टाइम डिसाइड करने के लिए दुनिया भर में चलने वाले सभी पॉलिटिकल चेंजेस, न्यूक्लियर थ्रेट्स, डिप्लोमेसी और क्लाइमेट साइंस पर गहरा डिस्कशन होता है और इन सब के चलते मानव सभ्यता के अंत की कितनी संभावनाएं हैं, इस पर एक निर्णय लिया जाता है। इस दौरान न्यूक्लियर वॉर, बायो टेररिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानवता पर सबसे बड़ा खतरा माना जाता है और किस साल इन सब से इंसानियत को खतरा है इसकी कल्पना की जाती है। सन 1947 में जब पहली बार डूम्सडे क्लॉक सामने आई तब इसने समय दिखाया था 23:53, जिसमें से डूम्सडे सिनेरियो सिर्फ 7 मिनट की दूरी पर था। सन 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, जिसका नाम था RDS-1, जिसके बाद से सोवियत यूनियन न्यूक्लियर वेपन्स की रेस में शामिल हो गया था और इस समय डूम्सडे क्लॉक में समय दिखाया गया था 23:57। सन 1972 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी यानी कि सॉल्टी साइन हुई, जिसके बाद डूम्सडे क्लॉक का समय 24 बजने से कुछ समय पीछे हुआ और ये समय हो गया था 23:48। सन 1974 में भारत ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था जिसका नाम था द स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद इस घड़ी की सुई पहुंची 23:51 पर। कई दशकों से ये घड़ी इंसानों को आने वाले खतरे के बारे में आगाह करती है। 2023 में इंसानी सभ्यता खतरे के बहुत करीब पहुंच गई थी और जब इस घड़ी में 24 बजने में सिर्फ 30 सेकंड ही बाकी थे और वो टाइम था 23:58 और 30 सेकंड्स। खतरे के इतने करीब पहुंचने का कारण था यूक्रेन पर किया गया रूस का हमला। 2022 में रूस ने एक बहुत बड़ी सेना और घातक हथियारों के साथ यूक्रेन को इन्वेड करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था और ऐसा माना जा रहा था कि ये तीसरे विश्व युद्ध और एक बहुत बड़े न्यूक्लियर थ्रेट की शुरुआत हो सकती है। 2023 तक युद्ध एक बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और इस दौरान न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब सन 2024 शुरू हो चुका है। क्या अब इंसानी सभ्यता पर आने वाला खतरा टल गया है? जी नहीं, अभी भी डूम्सडे क्लॉक मिडनाइट टाइम से सिर्फ 90 सेकंड्स की दूरी पर है। इसका मतलब है कि इंसानी सभ्यता अभी भी खतरे के मुंह के पास ही बैठी है। आने वाले समय में ये खतरा बढ़ने ही वाला है। लेकिन इस खतरे की वजह क्या है? सबसे पहली वजह तो यही है कि अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर खत्म नहीं हुई है। साथ ही गाजा और इजराइल के बीच भी एक नई जंग भी कुछ महीने पहले शुरू हो चुकी थी। न्यूक्लियर वॉर का खतरा अब ज्यादा दूर नहीं है। न्यूक्लियर वॉर के साथ साथ एक और खतरा जो पिछले कुछ समय से इंसानी सभ्यता महसूस कर रही है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी एक बड़ा कारण है कि डूम्सडे क्लॉक मिडनाइट के इतने करीब है। AI अभी इतना ज्यादा विकास कर चुकी है कि इंसानों के लिए एक खतरा बनने के बहुत ज्यादा करीब है।
इस खतरे को कम करने के लिए अगर कोई कदम नहीं उठाए गए तो डूम्सडे क्लॉक मिडनाइट के और भी करीब पहुंच जाएगी। अब एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि अगर ये घड़ी किसी तरह से मिडनाइट तक पहुंच गई तो क्या होगा। सच कहें तो इसका सटीक उत्तर किसी के पास भी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये इंसानी सभ्यता के अंत की शुरुआत होगी। ऐसे में इंसानी सभ्यता के ऊपर एक बहुत बड़े न्यूक्लियर वॉर का खतरा होगा, या फिर हमारे ही द्वारा किया गया टेक्नोलॉजी का विकास हमें ही खतरा पहुंचाने लगेगा। इन सभी कारणों से इंसानी सभ्यता अंत के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगी। आज से करीब 4.8 बिलियन सालों पहले अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट के कारण हीलियम और हाइड्रोजन गैस के बादलों में हलचल पैदा हुई और उसमें ग्रेविटी का जन्म हुआ। इस ग्रेविटी के कारण धूल और गैस के मॉलिक्यूल्स इसके केंद्र की ओर सिकुड़ने लगे, जिससे सोलर नेबुला का जन्म हुआ। सौर निहारिका के केंद्र में गैस और धूल के जमा होने से एक सघन पदार्थ का जन्म हुआ, जिसका तापमान समय के साथ बढ़ने लगा। इस पदार्थ के कोर में इतना अधिक द्रव्यमान बढ़ने लगा, जिसके कारण इसके चारों ओर गैस और धूल की एक बहुत बड़ी डिस्क बन गई, जिससे आगे चलकर हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण होने वाला था। धीरे धीरे इस पदार्थ का आकार बड़ा होने लगा और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस के बीच न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हुआ, जिसके कारण यहाँ का तापमान और ज्यादा बढ़ने लगा और फिर अस्तित्व में आया हमारा तारा सूरज। कुछ इस प्रकार से हमारे सूरज का जन्म हुआ, जो हमें कई अरब सालों से अपना प्रकाश दे रहा है, जिसके कारण आज धरती पर जीवन संभव है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस सूरज की वजह से ही हमारी धरती पर जीवन का अंत भी हो सकता है। लेकिन कैसे और क्यों, जानेंगे आज के इस वीडियो में। 3 फरवरी सन 2022 स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से 49 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। ठीक उसी समय सूर्य की सतह पर कुछ ऐसा हुआ जिसने स्पेस एक्स के मंसूबों को चकनाचूर करके रख दिया। सूर्य की सतह पर विस्फोट के कारण पैदा हुआ एक ऐसा तूफान जिसे सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है, जो कि लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती की ओर बढ़ने लगा, जिसके कारण धरती का वातावरण डेंस हो गया। धरती पर मौजूद थर्मोस्फीयर लेयर का तापमान इतना ज्यादा हो गया, जिसके कारण इसने स्पेसएक्स की 49 स्टारलिंक सैटेलाइट को तबाह कर दिया। वातावरण में घनत्व बढ़ने के कारण सैटेलाइट और ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाई, जिससे वो वहीं पर एटमॉस्फेयर में जलकर ही खाक हो गई, जिसकी वजह से स्पेसएक्स को तकरीबन $40 मिलियन का नुकसान हुआ और स्पेस मिशन को एक बहुत बड़ी चुनौती मिली। अब इस पूरे इंसिडेंट को अच्छे से समझने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर सूर्य की सतह पर क्या हो रहा है। सूर्य की सतह पर कई जगह काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इन्हें सौर कलंक या सनस्पॉट्स भी कहा जाता है। ये सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड इसकी सतह पर एक छाप देता है, जिससे वर्तमान प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, जिसके कारण एक ब्लैक एरिया बन जाता है। ये सनस्पॉट कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक हो सकता है। हाल ही में नासा ने सन की स्माइलिंग पिक्चर पब्लिश की। इस स्माइलिंग पिक्चर में जो ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि सनस्पॉट्स हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सनस्पॉट्स हमारी अर्थ के डायमीटर से करीब 30 से 40 गुना बड़े तक हो सकते हैं। इस तरह के सनस्पॉट्स अक्सर हमें इसकी सतह पर दिखाई देते रहते हैं। हमारा सूर्य प्लाज्मा की एक हॉट विशालकाय गेंद है, जहां भयानक हीट के कारण परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं और प्लाज्मा में बहते रहते हैं। ये प्लाज्मा सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड के कारण अपनी शेप लेता है और इसी से ये नियंत्रित भी किया जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड से उत्पन्न हुए सोलर स्टॉर्म हमारी धरती को तबाह करने तक की क्षमता रखते हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड फिर पार्टिकल्स के बहाव को एक जोरदार आकार देता है। ये सूर्य के अंदर एक लूप की तरह बहते रहते हैं, जिससे इसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बना रहता है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अपार मात्रा में ऊर्जा होती है, जो लगातार सौरमंडल में लीक होती रहती है। सूर्य का प्लाज्मा लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स के रूप में इस तरह बहता रहता है कि मानो जैसे अंतरिक्ष में कोई वर्षा हो रही हो। इसी को टेक्निकल रूप में सोलर विंड्स कहा जाता है और इसके पार्टिकल से हमें ज्यादा खतरा नहीं होता। पर बार बार सूर्य के प्लाज्मा के मुड़ने और तेज बहने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बेहद ज्यादा अजीब तरीके से बदलता रहता है और इसी कारण सूर्य में विशाल मैग्नेटिक नॉट्स और या फिर कहें तो गांठें बन जाती हैं, जिसमें अपार मात्रा में एनर्जी होती है। जैसे ही मैग्नेटिक गांठें टूटती हैं, तो यहाँ पर प्लाज्मा के साथ साथ
ये कई तरह के रेडिएशंस को भी स्पेस में छोड़ता है। सूर्य के इसी प्रोसेस को सोलर स्टॉर्म या फिर सौर तूफान भी कहा जाता है। जब ये हाई एनर्जी रेडिएशन की एक वेव छोड़ता है जो कि लगातार बढ़ती रहती है और उसे सोलर फ्लेयर कहा जाता है। लगभग प्रकाश की गति से आगे बढ़ती ये वेव अपने रास्ते में आने वाले सभी प्रोटॉन पार्टिकल्स को साथ लेकर एक ऐसी आंधी या फिर कहें तो तूफान बनाती है जो कि किसी भी सैटेलाइट और स्पेस मिशन को खतरे में डालने के लिए काफी है। लेकिन सिर्फ सोलर फ्लेयर ही हमारी मानव सभ्यता के लिए खतरा नहीं है। कभी कभी सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में भारी मात्रा में डिफ्लेक्शन होने के कारण कई टन प्लाज्मा इसकी सतह से इजैकुलेट होता है, जिसे हम कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ये तकरीबन 9 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी धरती की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन शुक्र है हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड्स का, जिसके कारण हमें इनसे कोई खास खतरा तो नहीं होता, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इन्हें डिफ्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बचे हुए प्लाज्मा पार्टिकल्स हमारे नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में आ जाते हैं, जिसके कारण हमें नॉर्दर्न लाइट्स या एरोराज देखने को मिलते हैं। ये शानदार चमकने वाली लाइट्स बेहद ही खूबसूरत होती हैं। अलग अलग गैसेस के पार्टिकल्स होने के कारण इनका रंग भी अलग अलग और रंग बिरंगा देखने को मिलता है। हमारा सूरज हर 11 साल में एक साइकिल रिपीट करता है, जिसमें इसकी एक्टिविटीज बदलती रहती हैं, जिस कारण एक समय ऐसा भी आता है जब सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स अपने चरम सीमा पर होती हैं और हमें सोलर एक्टिविटी मैक्सिमम देखने को मिलती है, जिसके कारण एक महासौर तूफान पैदा होता है। जब से हमने सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड को रिकॉर्ड करना शुरू किया है, तब से हमें ये पता चला है कि हर 100 साल में ये तूफान धरती पर 2 बार आक्रमण करता है। इस समय सोलर साइकिल 25 चल रही है और सूर्य अपनी चरम सीमा की ओर जा रहा है। 2024 के अंतिम महीनों से लेकर 2025 तक कभी भी सूर्य से आने वाला कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी से सीधे टकरा सकता है। इस बार ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा रिलीज करेगा, जो अगर सीधा पृथ्वी की ओर आया तो बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। सबसे पहले हफ्ते में हमें ताकतवर सोलर फ्लेयर्स रिसीव होंगे, जो कि पृथ्वी की ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे सैटेलाइट्स को खत्म कर देंगे। स्पेस मिशंस और प्रोब्स जो कि मार्स और दूसरे ग्रहों की ओर जा रही हैं, वो अगर सीधा इसकी चपेट में आए तो हम उन मिशंस को भी खो देंगे। इस तूफान की स्पीड तकरीबन 9 लाख किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जो कि सीधे हमारे अर्थ से टकरा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हमें बेहद ही भारी तबाही देखने को मिल सकती है। जैसे ही CMEs यानी कोरोनल मास इजेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे, जिससे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड एक लंबी सी पूंछ के साथ और बड़ा हो जाएगा। और इस फील्ड में जमा एनर्जी जब नियंत्रित नहीं हो पाएगी तो ये सीधा पृथ्वी की ओर एक्सप्लोड कर सकता है, जिससे एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा होगा, जो कि असली तबाही मचाएगा, जिससे धरती पर मास एक्सटिंक्शन जैसी आपदा भी आ सकती है। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली हमारी पृथ्वी पर एक मुख्य रोल निभाती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के इंसान अपना जीवन आज सोच भी नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बिजली हमारे लिए काल का कारण भी बन सकती है? जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करती है और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड इस समय पूरी धरती पर करोड़ों किलोमीटर की तादाद में इलेक्ट्रिक वायर्स बिछे हुए हैं। सोलर स्टॉर्म से सबसे बड़ी तबाही इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही होगी। स्टॉर्म के आने पर धरती पर मौजूद सारे इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स तबाह हो जाएंगे। अचानक से ही सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में करंट की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे लाखों लोगों की मौत बिजली के झटके लगने से होगी और सभी ट्रांसफार्मर्स ब्लास्ट हो जाएंगे और धरती पर मौजूद बिजली ठप हो जाएगी, जिससे हमें बेहद बड़ी मात्रा में ब्लैकआउट देखने को मिलेगा, जिसके कारण कम्युनिकेशन सिस्टम एकदम से बंद हो जाएगा और किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सेवा चाहकर भी नहीं हो पाएगी। हॉस्पिटल्स में बिजली न होने के कारण लाखों करोड़ों मरीजों की जान चली जाएगी और हमें एक भारी तबाही देखने को मिलेगी, जिसके कारण चारों तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश होगा। हालांकि हमें ऐसा पहले भी देखने को मिला है, जब भारत में 2012 में ब्लैकआउट हुआ था। हॉस्पिटल्स में लाइट न होने के कारण तकरीबन 12,000 मरीजों की जान चली गई थी, तो उसका जिम्मेदार भी CMEs को ही ठहराया गया था। इतिहास में भी हमें कुछ इसी तरह के सोलर स्टॉर्म्स देखने को मिले हैं। सन 1959 में कुछ इसी प्रकार का सोलर स्टॉर्म आया था। हालांकि उस समय हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत ही कम थे, लेकिन उस समय मौजूद सारे टेलीग्राफ खराब हो गए थे। जहां जहां पर भी बिजली के ट्रांसफार्मर्स थे वो ब्लास्ट हो गए थे,
जिसके कारण कई लोगों की मौत इलेक्ट्रिसिटी के झटकों से हुई थी। लेकिन जरा आप खुद सोचकर देखिए कि उस समय में ये सोलर स्टॉर्म इतनी तबाही मचा सकता है, तो आज के युग में जहां हर तरफ गैजेट्स ही गैजेट्स हैं, तो यदि ऐसा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म एक बार फिर आता है तो हमें इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी, जिसके कारण हम कई साल पीछे जा सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ऐसा हुआ तो हमें तकरीबन $3 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है, जिसके कारण दुनिया भर की जीडीपीज तबाह हो जाएंगी। लेकिन ये नुकसान तो हम तब भरेंगे जब हम जिंदा बचेंगे, क्योंकि इससे धरती पर मास एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। ऐसे ही स्टॉर्म के आने की संभावना वैज्ञानिकों ने सन 2025 तक की है, और अगर ये सीधा हमारी धरती की तरफ आता है तो हमारी धरती को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। आप समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड के खराब होने से कितनी परेशानी हो सकती है। तो पूरी की पूरी पृथ्वी पर अगर सोलर स्टॉर्म सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को बंद कर दे तो पूरे संसार में ही ब्लैकआउट फैल जाएगा। पूरे संसार में प्रोडक्शन रुकने की वजह से खाने की सप्लाई, दवाइयाँ और जरूरत की कई चीजों की कमी हो जाएगी, जिससे कई देश तो बिल्कुल ही तबाह हो जाएंगे और पूरी दुनिया करीब सैकड़ों साल पीछे चली जाएगी। और इन सब से उबरने में हमें 50 साल तक लग जाएंगे। इसलिए सोलर स्टॉर्म को हल्के में लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? आखिर इससे हम कैसे बच सकते हैं? आपकी राय क्या है इस पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।